हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि टू वेरिएबल्स से मतलब क्या है कि जब हमारे पास कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज दी रहती हैं जिनकी की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, तो उन क्वांटिटीज को हम वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ बुक्स, इस तरीके की कोई भी चीजें जो कि बार बार उनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, तो उसको हम वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। और अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हों, जस्ट इमेजिन करें कि फॉर एन एग्जांपल वी हैव टू फ्रूट्स, वन मैंगो एंड वन बनाना, तो कॉस्ट ऑफ मैंगो वी कैन टेक इट एज वन वेरिएबल विच कैन बी रिप्रेजेंट एज बाय द वेरिएबल एक्स। अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ बनाना की बात करें तो उसको हम नेक्स्ट वेरिएबल y इमेजिन कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हमारे पास में बस का टिकट है, उसके फेयर को हमने x से रिप्रेजेंट किया, और अगर ट्रेन का फेयर है तो उसके टिकट को हमने y से रिप्रेजेंट किया। तो इस तरीके से कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं तो उनको हम टू वेरिएबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसे रिलेशंस जिसमें इक्वल्स टू लिखा रहता है तो उसको हम इक्वेशंस बोलते हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की यह है कि इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम चैप्टर के जो टर्म्स हैं उनका मीनिंग समझेंगे। इक्वेशंस मींस रिलेशन ऑफ इक्वालिटी। अगर कहीं पर भी इक्वल्स टू का साइन यूज किया जा रहा है तो उसको हम इक्वेशंस बोलते हैं। जैसा कि इसके बाद में लीनियर इक्वेशंस। अब हम बात करेंगे लीनियर वर्ड का मतलब क्या है। अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशंस के नाम से जानेंगे। अगर वेरिएबल की पावर 1 हो और साथ में इक्वल्स टू का रिलेशन भी हो, जब ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही होती हैं तो उसको हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। लीनियर इक्वेशंस कई वेराइटीज की हो सकती हैं। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की हो सकती है। फॉर एन एग्जांपल 2x + 3 = 0, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, जो कि क्लास 9th में बच्चे लोग पढ़ चुके हैं। और अब हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ। पेयर ऑफ मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ टू। जब भी हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस का ग्रुप हो या दो लीनियर इक्वेशंस का सेट हो तो उसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। और टू वेरिएबल्स का मीनिंग हम समझ ही चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आगे यहां पर देखेंगे एग्जांपल ऑफ जनरल लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी हमने पढ़ा था कि टू वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है, और इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा। जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है ax + by + c = 0। इसमें a, b और c कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0 एट सेम टाइम। इट मींस कि हमारे पास a, b या c में से कोई भी अलग अलग टाइम पे 0 हो सकता है, बट ए बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। तो इस इक्वेशन के साथ ये कंडीशन जरूरी है कि a, b नॉट इक्वल्स टू 0, एक साथ 0 नहीं होंगे। ध्यान रहे, अलग अलग 0 हो सकते हैं। इस इक्वेशन के हम और एग्जांपल्स भी अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले यहां पर जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने देख लिया, एक बार और समझ लें। जनरल लीनियर इन टू वेरिएबल्स जो होती है ax + by + c = 0 है। यहां पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। वेरिएबल्स की पावर 1 रहती है जब, तो उस समय इसको हम लीनियर इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। अगर वेरिएबल की पावर 2 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। वेरिएबल की पावर 3 हो जाएगी तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। इसी तरह से अब हम यहां पर आगे देखेंगे। तो अब हम यहां देख रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एग्जांपल्स। जनरल लीनियर इक्वेशंस जो हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वो कैसे होती हैं। तो उसमें हमारे पास a1x + b1y + c1 = 0, ये एक इक्वेशन हो गई। इसी तरह से सिमिलर दूसरी इक्वेशन हम यहां पे कंसीडर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों इक्वेशंस में हम देख रहे हैं कि वेरिएबल x और y दोनों इक्वेशंस में प्रेजेंट हैं, बट इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये तीनों इन इक्वेशंस में x का कोएफिशिएंट a1 कहलाता है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट b1 कहलाता है, और ये c1 जो है इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसीलिए इसको हम कांस्टेंट्स के नाम से जानते हैं। ऐसा कोई भी टर्म जिसमें कि वेरिएबल नहीं होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। a2x, यहां पर हमारे पास x का जो कोएफिशिएंट है वो a2 है, y का कोएफिशिएंट b2 है, और कांस्टेंट टर्म जो है सेकंड इक्वेशन में वो c2 है।
और साथ में इक्वल्स टू का रिलेशन है, इक्वल्स टू के राइट साइड में हम यहां पर देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशंस में 0 दिया हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहलाती है। इसी को ही हम जनरल लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के भी नाम से जानते हैं। इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं इनमें से, जैसे कि हमारे पास कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई फ्रैक्शन हो सकता है, कोई इरेशनल नंबर हो सकता है, एनीवन इट कैन बी। इनमें से इंडिविजुअली a1 b1 या c1 a2 b2 c2 वो भी 0 भी हो सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है उसमें यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, मतलब कि जब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई की जो वैल्यूज आती है उसको हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशंस रहती हैं और इसमें अगर हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और वन सॉल्यूशन आए तो उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। फिर से एक और बार ध्यान से देखें कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वन सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको हम यूनिक सॉल्यूशन के नाम पे जानते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो ये है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, मतलब कि जो रेशियो होगा a1 अपॉन a2 का वो b1 अपॉन b2 के रेशियो के बराबर नहीं आएगा। फॉर एन एग्जांपल a1 अपॉन a2 हमारे पास इमेजिन करें कि 2 आ गया और b1 अपॉन b2 3 आ गया, तो हम लिख देंगे 2 नॉट इक्वल्स टू 3, दैट्स व्हाई a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का एग्जांपल है। जैसे कि यहां अब हम आगे देखेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन में तीनों जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं x का, y का और कांस्टेंट टर्म, इनका रेशियो है a1 अपॉन a2, मतलब a1 को a2 से डिवाइड करेंगे, फिर b1 अपॉन b2 हम कैलकुलेट करेंगे, फिर c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करेंगे। और अगर तीनों के जो नंबर आ रहे हैं वो इक्वल आ जाएंगे तो हम लिखेंगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद अगर हमारे पास में ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन ना हो, इट मींस ऐसे एक भी एक्स वाई की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जो कि दोनों इक्वेशंस में कॉमन हो। जो सॉल्यूशन होता है वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है उसको हम एक्स और वाई की जगह पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आना चाहिए। इक्वालिटी का जब रिलेशन होता है तो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है उसको हम एलएचएस के नाम से जानते हैं और इक्वल्स टू के राइट साइड का जो पोर्शन है उसको हम आरएचएस के नाम से जानते हैं। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन हम देखें कि इफ a1 upon a2 equals to b1 upon b2 which is not equals to c1 upon c2, then the equation pair of linear equation has no solutions. It means कि अगर हमारे पास जब ये तीनों कंडीशंस में से जो भी सेटिस्फाई होगी उसी के अकॉर्डिंगली हम बताएंगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है इसके एक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशन रहेगा। नो सॉल्यूशन के केस में हमें इक्वेशन सॉल्व नहीं करना होता है। क्लास 10th में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के केस में भी हमें सॉल्व नहीं करना होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में दिए हुए इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे कि एग्जाम्पल में बताया हुआ है अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेजेस, शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन अ जायंट व्हील एंड प्ले होपला, मतलब कि वो जायंट व्हील में भी घूमना चाह रही है और साथ में होपला भी प्ले करना चाह रही है। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, मतलब कि वो नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार होपला प्ले कर रही है वो हाफ है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ राइड्स शी हैड गॉन ऑन द जायंट व्हील, मतलब कि अगर वो जायंट व्हील में 2 बार गई है तो होपला उसने 1 बार प्ले किया। इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3 एंड अ जायंट गेम ऑफ होपला कॉस्ट ₹4, मतलब कि अगर वो जायंट व्हील में राइड ले रही है तो उसको ₹3 देने पड़ रहे हैं और गेम ऑफ होपला है तो उसमें उसको ₹4 देना पड़ रहा है एक बार प्ले करने के लिए। हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड होपला प्रोवाइडेड शी स्पेंट ₹20? इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसने ₹20 टोटल इन्वेस्ट करे हैं, टोटल अपना स्पेंड, टोटल अगर अखिला ने ₹20 स्पेंड किए हैं
तो कैसे पता करेंगे कि उसने कितनी बार होपला प्ले किया है और कितनी बार उसने जायंट व्हील में राइड में गई है। तो यहां पर हमारे पास में दो कंडीशंस अलग अलग बताई गई हैं। पहली कंडीशन में हमें यह बताया है कि नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड राइड्स। तो हमें ये इमेजिन करेंगे कि फॉर एन एग्जांपल वो होपला उसने एक्स टाइम प्ले किया और राइड्स उसने वाई टाइम्स लिया। इसका अपोजिट भी हम ले सकते हैं कि उसने राइड्स जो है नंबर ऑफ राइड्स शी हैड गॉन इज एक्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज वाई। तो इससे हमारे पास वेरिएबल इंटरचेंज करने से इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं आता है। तो हम वेरिएबल्स में यूजुअली हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो फर्स्ट क्वांटिटीज दी हो या फर्स्ट कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी रहती है तो उसको हम x ले लेते हैं और सेकंड फिजिकल क्वांटिटी को हम y ले लेते हैं। अब इसमें आगे हम देखेंगे कि अगर अखिला ने जो नंबर ऑफ राइड्स लिया है उसको हमने x ले लिया और नंबर ऑफ टाइम्स उसने जो होपला प्ले किया है उसको हमने y ले लिया, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो कि हमने अभी देखा था, वी कैन राइट y इक्वल्स टू 1/2x। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नंबर देंगे। तो इस तरीके से हम फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। और सेकंड कंडीशन में हमें बताया था कि ₹3 उसको देना पड़ रहा है राइड्स के लिए और ₹4 देना पड़ रहा है उसको होपला के लिए। तो अगर उसने x टाइम्स राइड्स लिया है तो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट जो उसने पे किया राइड्स के लिए वो 3 × x हो गया। और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स अगर उसने y होपला टाइम प्ले किया है तो टोटल अमाउंट जो उसने पे किया होपला के लिए वो 4 × y हो जाएगा। जस्ट लाइक फॉर एन एग्जाम्पल एक पेन की कीमत है ₹10 और हमने 4 पेन परचेज किए हैं तो 4 × 10 होता है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर टोटल अमाउंट पेड बाय द अखिला फॉर राइड्स इज 3x एंड टोटल अमाउंट पेड बाय अखिला टू प्ले होपला विल बी 4y और इन दोनों का टोटल मिलाकर के उसने ₹20 खर्च किए थे। तो हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो 3x + 4y = 20 हो जाएगी। दो कंडीशंस दी थी इसीलिए हमारे पास यहां पर दो इक्वेशंस बन गई। ये दोनों इक्वेशंस का जो ग्रुप है इसी को ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के कई तरीके हैं। ऐसे सभी केसेस में जहां पर कि हमारे पास x या y के टर्म अलोन होता है तो उस इक्वेशन में से जो भी y इक्वल्स टू जैसे यहाँ पर x/2 1/2x दिया हुआ है तो उसको हम यहाँ सेकेंड इक्वेशन में y की जगह पुट करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिससे x का वैल्यू पहले आ जाएगा और जो भी x का वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ x की जगह पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में और सॉल्व करेंगे तो y का भी वैल्यू आ जाएगा। और x का वैल्यू पहले लिखते हैं y का वैल्यू बाद में लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखते समय कभी भी गलती से y का वैल्यू पहले और x का वैल्यू बाद में नहीं लिखना है। अगर ऐसा कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इस बात का प्रिकॉशन सभी लोग ध्यान रखें कि आंसर लिखते समय x का आंसर पहले लिखना है और y का आंसर बाद में लिखना है। आंसर लिखने के लिए अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय मैं और बताऊंगा कि किस तरह से इक्वेशन सॉल्व करके हम आंसर लिख सकते हैं। यहां पर अभी हम देख रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में ग्राफिकल मेथड भी होता है। मतलब कि हम x y की दो वैल्यूज दो सेट मतलब कि जैसे x, y इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के भी नाम से जानते हैं जो कि 9th क्लास में ग्राफ प्लॉटिंग में सभी बच्चों ने देखा हुआ है। तो ग्राफ की दो वैल्यूज का सेट हम कंसीडर करेंगे और उन दोनों वैल्यूज को हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे और उन दोनों वैल्यूज को प्लॉट करने के बाद स्ट्रेट लाइन से स्केल लगा करके ज्वाइन करेंगे तो वो एक इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। और इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ बनाएंगे और दोनों इक्वेशन के ग्राफ जिस पॉइंट पर आकर के मीट करेंगे वो कॉमन पॉइंट जो होगा वही दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स जहां पर मीट करते हैं वो कॉमन पॉइंट ही दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब हम देख रहे हैं यहां पर कि जो भी हमने अभी पढ़ा कि अगर किसी इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बात याद रखना है। अगर कोई इक्वेशन का कोई भी यहां पर हमने देखा कि नो सॉल्यूशन मतलब कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। और अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ये बात ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट मींस हैविंग नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस इक्वेशंस हैविंग सॉल्यूशन।
इट मे बी वन सॉल्यूशन और इट मे हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो यहां आगे हम इसमें टू वेरिएबल्स के जो डिफरेंट केसेस हैं उनके बारे में देखेंगे कि अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है तो लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। अगर कोई भी लाइंस के लिए हम दो इक्वेशन बना रहे हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए हमने ये दो इक्वेशंस ग्राफ में प्लॉट किया और दोनों इक्वेशंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के मीट कर रही है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहलाएंगी। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि अगर जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। और अगर जो लाइंस हैं पैरेलल हैं तो उसको हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। और लाइंस में बी कोइंसिडेंट मींस कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनेगी। तो ऐसे कंडीशंस में भी हम लाइंस जो सॉल्यूशंस रहते हैं वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं और ऐसी इक्वेशंस को भी हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस में काउंट करते हैं। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस अभी मैंने बताया है कि जैसे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस में उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, आइदर इट मे बी वन सॉल्यूशन और इट मे बी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस जो होती हैं वो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड केस के लिए हैं और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस जो हैं हमारे पास में वो पैरेलल लाइंस की तरह दिखाई देती हैं और उसमें नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सिंगल एक्स वाई का वैल्यू नहीं आएगा जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। अब यहां पर हम 3 एग्जांपल्स देख रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और सेकेंड एग्जांपल हमने देखा 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये दोनों लाइंस के लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो दोनों ग्राफ एक दूसरे लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट कॉमन होगा जहां पर कि दोनों लाइंस मीट कर रही हो और ऐसी इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस में यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है। और सेकेंड एग्जांपल हम देख रहे हैं जो कि 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। द लाइंस कोइंसाइड। इन इक्वेशंस में हम यहां पर देखते हैं कि जो सेकेंड इक्वेशन दिया है ये फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ रही है। तो ऐसी इक्वेशंस जहां पर कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे जनरेट हो रही है तो वो कोइंसिडेंट लाइंस को शो करती हैं। और कोइंसिडेंट लाइंस मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आएंगी, जिसके कि अभी हम ग्राफ पेपर में देखेंगे। थर्ड इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। These lines represents parallel lines. These equations represents parallel lines. तो इस इक्वेशंस में हम अभी देखेंगे कि ऐसी इक्वेशंस जो कि अब हम इनमें इक्वेशंस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे और c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हम देखें, यहाँ x के साथ कोई भी नंबर लिखा हुआ नहीं है। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है तो वहां पर इनटू में 1 होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में 1 रहता है। तो 1 इंटू x लिखते हैं, इसीलिए वहां पर मल्टीप्लिकेशन का 1 दिखाई नहीं देता। तो हमारे पास x का मतलब होता है 1 इंटू एक्स। तो a1 की वैल्यू जो होगी इस फर्स्ट इक्वेशन में वो 1 हो जाएगी। आगे है माइनस 2y, तो माइनस 2y है, इसमें हमारे पास y का कोएफिशिएंट माइनस 2 है, इसीलिए b1 का वैल्यू जो है वो माइनस 2 है और कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन में नहीं है, इसलिए c1 का वैल्यू 0 है। सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0 है। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मतलब a2, b2 और c2 जो कांस्टेंट सेकेंड इक्वेशन के होते हैं उसको हम a2 के नाम से जानते हैं, इसीलिए ये 3x में जो 3 है वो a2 का वैल्यू है, तो a2 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है वो 4y है, मतलब कि जो b2 है वो 4 है और उसके बाद कांस्टेंट टर्म जो दिया हुआ है वो माइनस 20 लिखा है, मतलब कि c2 जो है इस इक्वेशन में वो माइनस 20 है। इसके बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन का एग्जांपल देखेंगे जो कि 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन है नेक्स्ट पेयर के अंदर और सेकेंड इक्वेशन है इसमें 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ये कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशंस दी हुई हैं, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन जो है इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेकेंड इक्वेशन जनरेट हो रही है, इसलिए यहां पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं उसमें हम समझेंगे यहाँ की a1 की वैल्यू जो है वो 2 है और b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू माइनस 9 है। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास a2 की वैल्यू 4 है और b2 की वैल्यू 6 है और
C2 की वैल्यू -18 है। इस तरह से यहां पर हम जब A1 अपॉन A2 निकालेंगे 1/2 आएगा, इसी तरह से B1 अपॉन B2 निकालेंगे 3/6 वो भी 1/2 आएगा, और C1 अपॉन C2 निकालेंगे वो भी हमारे पास में 1/2 आएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में देखते हैं, थर्ड इक्वेशन, जिसमें इक्वेशन है x + 2y - 4 = 0। इस पेयर ऑफ इक्वेशन के ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इसमें हमारे पास A1 का वैल्यू जो देख रहे हैं x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ कुछ भी नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। जब किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में दिखाई नहीं दे, इसका मतलब ये होता है कि वहां पर 1 मल्टीप्लिकेशन में है। इसलिए ये जरूरी है कि यहाँ पर A1 की वैल्यू को हम 1 लिखें, और B1 की वैल्यू 2 है इस इक्वेशन में, और यहाँ दिखाई दे रहा है कि C1 की वैल्यू -4 है। और सेकेंड इक्वेशन जो है इस पेयर ऑफ इक्वेशन में से, उसमें A2 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू 4 है, और इसी तरह से C2 की वैल्यू -12 है। यहाँ इन इक्वेशन के एग्जाम्पल से अभी हमने सबसे पहले A1, B1, C1 और A2, B2, C2 लिखना सीखा। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन है और उसमें कहीं भी x या y का टर्म दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह है कि वहां पर जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। मतलब कि अगर हमारे पास इमेजिन करें कि कोई इक्वेशन है जिसमें x नहीं लिखा हुआ है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर अगर x नहीं होता तो हम लिखते 0 × x, तो A1 की वैल्यू हम 0 लिख सकते थे। अब हम आगे यह देखेंगे कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 की वैल्यूज इवेल्युएट करके किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पर इक्वेशन के एग्जाम्पल से कंपेरिजन करके देख रहे हैं। जैसा कि यहाँ फर्स्ट इक्वेशन का सेट हमने पीछे अभी देखा था, एक इक्वेशन नंबर हमने लिया यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में x - 2y = 0, और सेकेंड इक्वेशन लिया है 3x + 4y - 20 = 0। सो A1 अपॉन A2 हमने यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 1/3 आ जाएगा। B1 अपॉन B2 हम कैलकुलेट करेंगे जो कि -2/4 है। इन दोनों को हम देखते हैं कि 1/3 नॉट इक्वल्स टू -2/4 होता है, क्योंकि 2/4 को अगर कैंसिल करेंगे तो ये -1/2 आएगा। तो 1/3 कभी भी -1/2 के बराबर नहीं होता है। इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंपेयर करने के बाद कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। और ऐसी इक्वेशंस जो होती है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन जो है उसमें हमारे पास ये यूनिक सॉल्यूशन, मतलब वन सॉल्यूशन इन इक्वेशंस के लिए होता है। इसका मतलब यह हुआ कि केवल एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में भी अगर हम उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे x और y की जगह, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड इक्वेशन में भी अगर हम वही सेम x y की वैल्यू को पुट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा। ऐसे सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन का यहां पर एग्जांपल हम सेकेंड इक्वेशन में देख रहे हैं कि 2x + 3y - 9 = 0 दिया हुआ है। इसमें सेकेंड इक्वेशन में 4x + 6y - 18 दिया हुआ है। तो जब हम A1 अपॉन A2 निकालते हैं 2/4 आता है, और यहां पर B1 अपॉन B2 निकालते हैं जो कि 3/6 लिखा हुआ है, और C1 अपॉन C2 निकालते हैं तो वो -9/18 है। इन सभी नंबर को डिवाइड करने से कैंसिलेशन होने के बाद में 1/2 आंसर में आता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। जब इस तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कहेंगे कि ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, मतलब कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही आ रही हैं। इसके बाद ऐसी इक्वेशंस जो होती हैं उनके एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन ये है कि उनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन, इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन हम देखेंगे यहां पर x + 2y - 4 = 0 है, और नेक्स्ट इसके बाद इस पेयर की सेकेंड इक्वेशन जो दिया हुआ है वो 2x + 4y - 12 = 0 है। यहां पर भी हम A1 अपॉन A2 की वैल्यू देखते हैं 1/2 आ रही है, B1 अपॉन B2 की वैल्यू लिख रहे हैं वो 2/4 आ रही है। मतलब कि ये 2/4 को कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के बराबर आ रहा है, जिसको कि यहाँ पर अपन रिप्रेजेंट किया। बट C1 अपॉन C2 जब हम देखते हैं तो वो -4 अपॉन -12 है, इसको कैंसिल करने के बाद 1/3 आएगा। तो 1/2 नॉट इक्वल्स टू 1/3 होता है। इसीलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यहां पर जैसा कि हमें दिख रहा है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 है, विच इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 है। जब भी ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो लाइंस पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स, ये A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 हो बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 हो, तो वो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी, और ये नो सॉल्यूशन का केस होगा। मतलब पैरेलल लाइंस में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं आता है, इसलिए इसको हम नो सॉल्यूशन बोलते हैं।
अब आगे इसी को समराइज करके यहां पर हमें दिखाई दे रहा है जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसका यहाँ पर समरी लिखा हुआ है। ये समरी हमें एग्जाम में याद रखना पड़ता है, इस पे ऑब्जेक्टिव भी आता है और आगे के जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें आइडेंटिफिकेशन जब हमें इक्वेशन का आएगा कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल हैं, तो ये कंडीशंस जो दी हुई है इन्हीं के अकॉर्डिंगली हमारे को इक्वेशंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जिसमें ये फर्स्ट टू इक्वेशंस हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि a1x plus b1y plus c1 equals to 0 है। सेकंड इक्वेशन a2x plus b2y equals to c2 प्लस सेकंड इक्वेशन a2x plus b2y plus c2 equals to 0 है। देन आफ्टर ये कंडीशंस हम ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए a1 upon a2 नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2 होना चाहिए। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए a1 upon a2 इक्वल्स टू b1 upon b2 इक्वल्स टू c1 upon c2 होना चाहिए। मतलब कि ये तीनों रेशियोज जब बराबर होंगे तो लाइन कोइंसिडेंट होंगी। उसके बाद पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिसमें कि a1 upon a2 इक्वल्स टू b1 upon b2 होता है और साथ में नॉट इक्वल्स टू c1 upon c2 होता है। तो ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं और इनका नो सॉल्यूशन का केस होता है। अब हम आगे समझेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम ये ग्राफिकली वेरीफाई कर सकते हैं कि इक्वेशंस जो हमें दी हुई है वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की है, यूनिक सॉल्यूशंस की है या नो सॉल्यूशंस की है। तो सबसे पहले जैसे यहां पर हमने एक एग्जांपल में लिया है इक्वेशन x plus 3y equals to 6 और सेकेंड एग्जांपल हमने लिया है इसमें 2x minus 3y equals to 12। तो यहाँ ये दो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, इनको हम हमेशा लिखने के बाद इनकी नंबरिंग कर देंगे इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2। जब हम नंबरिंग कर देंगे तो इसके बाद अब जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर ये इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम आगे ये जो इक्वेशंस हमने लिया था उन इक्वेशंस को x और y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन करके। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी हुई है तो उसमें से x वाले टर्म्स को राइट साइड भेज देंगे, उसका साइन जो भी रहेगा वो चेंज हो जाएगा। अगर x का टर्म प्लस साइन के साथ है तो वहां दूसरे साइड जाएगा, राइट साइड में तो माइनस साइन के साथ जाएगा। y के साथ अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में तो उसका भी साइन चेंज हो जाएगा। जैसे वहां पर हमारे पास 3y लिखा था तो इसीलिए यहाँ पर 3 ये डिवीजन में आ गया है। इससे हमारे पास y की वैल्यू 6 माइनस एक्स अपॉन 3 हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन में से। अब हमारे को सबसे पहले 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे बेस्ट हमारे पास ऑप्शन ये रहता है कि हम एक बार x की वैल्यू को 0 कर दें, y की वैल्यू आ जाए और सेकेंड टाइम में y की वैल्यू 0 करके हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं या x की ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे कि इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में y की वैल्यू 0 आ जाए। तो यहां हम देखते हैं कि अगर इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 ले लें तो यहां सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे 6 माइनस 0 पुट करेंगे तो 6 माइनस 0 6 होता है, 6 अपॉन 3 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया, पेयर ऑफ जो पॉइंट है 0,2, मतलब कि 0 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 2 है। इसी तरह से इस x की जगह पर हम अगर 6 पुट कर देंगे तो 6 माइनस 6 जो रहेगा वो 0 हो जाएगा और 0 अपॉन 3 0 आ जाएगा। अगर हमें x की वैल्यू सोच करके डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम y की वैल्यू 0 पुट कर लें और x की निकाल लें। प्रिकॉशन में ये ध्यान रखना है कि कभी भी x या y की जो हम वैल्यूज चूज कर रहे हैं वो भी फ्रैक्शंस में ना हो, डेसिमल्स में ना हो, और जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो रिकरिंग डेसिमल में तो हमें कभी कोई भी वैल्यूज को ना एज्यूम करना है और ना ही ऐसे वैल्यूज को हमारे को y की वैल्यूज जो आएंगी उसको भी चूज करना है। मतलब कि यहाँ पर जो पॉइंट्स लेते हैं ये अगर हमारे पास इंटीजर्स में से रहे तो सबसे बेस्ट है, और बहुत ज्यादा अगर जरूरत पड़ता है तो 1.5 1.6 लाइक दिस अगर कोई भी डेसिमल नंबर आ रहा है तब तक ओके है। तो कोशिश यही करना है कि ये x की वैल्यू जो इमेजिन करेंगे या y की वैल्यू हम जो भी चूज करेंगे या निकालेंगे वो इंटीजर्स में से होना चाहिए। आगे हम यहाँ सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे कि सेकेंड इक्वेशन में से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो 2x माइनस 12 अपॉन 3 हो जाएगा। इसको भी कैसे निकालेंगे, x वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड भेज देंगे। उसके बाद जो y का नंबर रहेगा अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर है तो वो डिवीजन में जाएगा। जैसे यहाँ पर y के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ हमारे पास में डिवीजन में आ गया 3, तो y की वैल्यू आ गई 2x माइनस 12 अपॉन 3। अब इसमें x की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे। जब हम 0 पुट कर देंगे तो ये 2x में 2 इंटू 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 0 होता है और 0 माइनस 12 होता है। माइनस 12 अपॉन 3 करेंगे तो हमारे पास माइनस साइन ऐसा का सेम टू सेम आ जाएगा और 12 अपॉन 3 4 होता है, इसलिए यहाँ पर y का वैल्यू जो आएगा वो -4 आ जाएगा। तो 0 रखने पर हमारे पास y का जो वैल्यू आया वो -4 आया।
इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर x की वैल्यू 3 लिखें तो सॉल्व करने के बाद यहां पर हम देखेंगे 2 इंटू 3 6 होता है, और 6 माइनस 12 करेंगे तो -6 आएगा। -6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा आंसर में, इसलिए हमारे पास यहां पर 3 रखने पर आंसर -2 आ गया। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, जिसमें पहला पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन में से हम देखेंगे 0 2 था, तो x एक्सिस और y एक्सिस का हमें इस तरीके का एक ग्राफ लेना है, और स्केल से सबसे पहले कोई भी एक लाइन इस तरीके की हम ड्रॉ करेंगे, जो कि ग्राफ पेपर में बोल्ड लाइन के ऊपर ड्रॉ करना होता है। और ये एक्स एक्सिस की जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो ग्राफ पेपर में यूजुअली इन मिडिल ड्रॉ करते हैं। और उसके अलावा अगर हमारे पास में y की वैल्यूज ऊपर या नीचे जो भी पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, वो कितने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं उसके अकॉर्डिंगली हम चाहें तो ये x का जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या y का लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसको ग्राफ में किसी भी पोजीशन पे शिफ्ट किया जा सकता है। तो यहां हम देखते हैं 0 2 का पॉइंट जो होगा, मतलब कि x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर रहती है, हमेशा याद रखना है। y एक्सिस में x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, और x एक्सिस में y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो यहां हमारे पास पॉइंट 0 2 लिखा था, तो 0.0,2 पॉइंट a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो a पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज 0,2 विच लाइज ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस में हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एटसेट्रा करके, तो ये पॉइंट 0 2 यहाँ y एक्सिस में a पॉइंट पे रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट करना था, जो कि यह 6 0 दिखाई दे रहा है, और 6 0 पॉइंट रिप्रेजेंट करने पे x एक्सिस पर आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है। तो अगर हम पॉइंट ऐसे लेते हैं जिसमें कि x या y 0 0 दिख जाते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, इसलिए इनको प्लॉट करने में और आसानी होती है। तो यहां वाले पॉइंट 6 0 को हम देखेंगे, यहां से 0 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो एक्स एक्सिस में जो 6 नंबर पे आ रहा है पॉइंट, वो हमारा 6 0 पॉइंट हो जाएगा। तो पॉइंट प्लॉट करने के बाद में जब हम कहीं भी पॉइंट प्लॉट करते हैं तो उसको एनसर्कल करते हैं। कैसे एनसर्कल करेंगे? इमेजिन करो कि हमने अभी एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से, तो पॉइंट रिप्रेजेंट करने के बाद उसके पास में एक छोटा सा गोला बना देते हैं, और इस तरीके से हम जब छोटा गोला बना देंगे तो इसको बोलते हैं पॉइंट को एनसर्कल करना। तो यहाँ ए पॉइंट लिया है, तो ए पॉइंट को भी हम एनसर्कल कर लेंगे, तो वो दूर से ही दिखाई देता है कि यही ए पॉइंट है जिसको कि हमने रिप्रेजेंटेशन में लिया हुआ है। ऐसे ही बी पॉइंट को भी एनसर्कल कर देंगे। और पॉइंट शार्प बनाना होता है, मतलब पेंसिल से पॉइंट को ब्रॉड करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा शार्प पॉइंट रहेगा लाइन उतना ही अच्छा बनता है। तो इसके बाद हम स्केल लगाएंगे और ए और बी पॉइंट को स्केल लगा करके ज्वाइन कर देंगे। देन आफ्टर हम सेकेंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स आए हुए हैं उनको प्लॉट करेंगे। 0 -4 लिखा हुआ है, मतलब कि ये y एक्सिस का पॉइंट है, और y एक्सिस में माइनस नंबर्स जो होते हैं वो 0 के नीचे होते हैं। तो इसीलिए ये जो 0 -4 वाला पॉइंट है वो p पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पे नंबर के साथ में जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको कोई भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A B C D एनी अल्फाबेट। तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट को p से रिप्रेजेंट किया, जो कि 0, -4 है। ये -4 वाले नंबर पर y एक्सिस में पॉइंट लाई करेगा। और हमने यहां से देखा है कि जो अगला पॉइंट है हमारा वो 3 -2 है। इस इक्वेशन का, सेकेंड इक्वेशन का नेक्स्ट पॉइंट है 3 -2। तो इसलिए हम यहाँ पे 3 -2 पॉइंट भी प्लॉट करेंगे। ये x एक्सिस में 3 यूनिट के नीचे आएगा और y एक्सिस में -2 के सामने आएगा। तो ये 3 -2 वाले पॉइंट और ये 0 -4 वाले पॉइंट को हम स्केल लगा करके जब ज्वाइन करेंगे तो ये आगे जाकर के 6 0 वाले पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये 6 0 वाला पॉइंट है, ये दोनों इक्वेशन के लिए सेम पॉइंट है, मतलब कॉमन पॉइंट है, और इसीलिए यही 6 0 पॉइंट हमारे इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा और यही हमारा आंसर बनेगा। तो फाइनल आंसर में हमारे को यहां पर आंसर लिखना है 6, 0 जब इन इक्वेशंस को हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल 2 देख रहे हैं, जिसको भी ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए लिखा हुआ है। यहां पर हम देखते हैं कि वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हमने पहले भी बताया है कि अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन में कोई पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देने से अगर सेकंड इक्वेशन जनरेट हो जा रही है, तो ऐसी इक्वेशंस जो होती हैं हमारे पास में वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का केस होता है। फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पे देखें 5x - 8y + 1 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है, इस तरह से हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। इक्वेशन नंबर्स जो डालते हैं वो इक्वेशन से थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस पर डालना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि इक्वेशन जो दी हुई है वो 3x - 24/5y
प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0 है। इस इक्वेशन में हम ये देख रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/5/3, मतलब कि अगर हम सेकेंड इक्वेशन को 5/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन जो बन जाती है वो 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। ये वही फर्स्ट इक्वेशन है जो हमारे को दी हुई थी, मतलब कि 5/3 से मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट इक्वेशन आ जा रही हो, तो ऐसी इक्वेशंस वाले जो सेट्स होते हैं वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का केस होते हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर ही लाइन बनती हैं। इनको हमारे को सेम लाइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी हम 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे और दोनों इक्वेशन एक ही लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट की जाएंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम से हमें ये पता चलता है कि कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पेंट्स एंड शर्ट्स, मतलब चंपा एक सेल में गई और उसने कुछ पैंट्स परचेज किए और कुछ स्कर्ट्स परचेज किए। When her friend asked her how many of each she had brought, she answered, "The number of skirts is two less than twice the number of pants purchased." Means कि उसने बताया कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो लिए हुए हैं वो 2 कम है, 2 लेस है, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। जब हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी के जानकारी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में दी रहती है, तो जैसा हमारे को यहाँ स्कर्ट्स की वैल्यूज पैंट्स के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, पैंट्स को x ले लेंगे और स्कर्ट्स को y ले लेंगे। तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि y इक्वल्स टू 2x, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स लिखा है तो हमने 2x ले लेंगे और उसमें से ये 2 माइनस करना है, मतलब कि y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन बनेंगी। उसके बाद उसने आगे बताया कि ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड, मतलब कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं फिर से वो बता रही है कि 4 टाइम्स ऑफ पैंट्स जो है उसमें से 4 लेस करने पर भी आएगा। मतलब उसने बताया कि y इक्वल्स टू 4x माइनस 4, ये सेकेंड इक्वेशन बताई हुई है। आगे लिखा है हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। अब आगे इसके आंसर को समझने के लिए हम ये सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें कि हमारे पास नंबर ऑफ पैंट्स को x ले लेंगे और नंबर ऑफ स्कर्ट्स को y ले लिया है। तो अभी मैंने बताया जैसा कि y इक्वल्स टू 2x माइनस 2 पे फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी एंड y इक्वल्स टू 4x माइनस 4 ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। दोनों ही इक्वेशंस में हमारे को x और y की वैल्यूज निकालना है, जैसे अभी पीछे हमने एग्जाम्पल को देखा था। इसी तरह से x इक्वल्स टू और y की वैल्यू हम निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी दिख रही है 2x माइनस 2, ये लिख लेंगे। x की वैल्यू अगर हमने 2 इमेजिन कर लिया तो यहाँ पर 2x में 2 इंटू 2 4 होता है, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू 2 लेंगे तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा। अब हमारे को जब प्लॉट करने की बात आएगी तो फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे 2 2, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट 2 और यहाँ y एक्सिस का भी 2 दोनों यहाँ पे मीट करते हैं, वो हमने 2 2 वाले पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर एक डॉट लगाना है 2 2 वाले पॉइंट पर और उसको एनसर्कल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो यहाँ 2 इंटू 0 0 होता है और 0 माइनस 2 करते हैं तो ये माइनस 2 आता है। इससे हमें पता चलता है कि नेक्स्ट पॉइंट जो हमें लेना है वो 0 माइनस 2 है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ ग्राफ में हमें दिखाई दे रहा है 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 पर भी एक डॉट लगाना है और उसको भी एनसर्कल कर देना है। फिर स्केल लेकर के एक 2 2 वाले पॉइंट को टच करते हुए और एक 0 माइनस 2 वाले पॉइंट पर टच करते हुए एक इस तरीके की स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और स्ट्रेट लाइन बनाने के साथ में हमेशा ऊपर और नीचे लाइन के ऊपर एरोज से रिप्रेजेंटेशन करना होता है, क्योंकि लाइंस जो होती हैं वो एंड नहीं होती हैं, इसीलिए लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर और नीचे हमेशा लाइन के दोनों साइड पे एरोज मार्क बनाना है। इसके बाद जो भी हमारी इक्वेशन के लिए हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं लाइन में, तो उसको ग्राफ पेपर में लाइन के ऊपर वो इक्वेशन भी लिखना होता है, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। नेक्स्ट इक्वेशन हम देख रहे हैं x इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने लिख लिया और यहाँ y इक्वल्स टू आ गया 4x माइनस 4। इस तरीके का टेबल हमारे को हमेशा बनाना है और इसमें x की वैल्यू हम 0 लेंगे नेचुरली, तो 0 रखने पर हमारे पास 4 इंटू 0 0 होता है, 0 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, मतलब कि 0 रखेंगे तो माइनस 4, फर्स्ट पॉइंट आ गया 0 माइनस 4। इस तरह से हमारे पास सेकेंड पॉइंट निकालने के लिए x की जगह पे 1 रखेंगे, 4 इंटू 1 4 होता है और 4 माइनस 4 0 होता है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आया वो 1 0 आ गया। तो
तो सबसे पहले हम पॉइंट यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन का जब प्लॉट करेंगे तो 0, -4 प्लॉट करेंगे। 0, -4 यहाँ पर y एक्सिस में और नीचे आएगा, जिसका कि हमें यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है ग्राफ पेपर के अंदर कि ये वो पॉइंट दिख रहा है वो 0, -4 पॉइंट है। इसी तरह से हमारे पास अगला पॉइंट जो हमने निकाला था वो 10 है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10। 10 वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है, तो हमने ये पॉइंट 10 को भी मार्क कर दिया। अब दोनों इक्वेशन को जब हम ये दो पॉइंट जो हमने लिए हुए हैं, जो पॉइंट P है 0, -4 और ये Q पॉइंट जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10, स्केल लगा करके इन दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे और एरो मार्क कर देंगे। एरो मार्क करने के बाद सेकेंड इक्वेशन y = 4x - 4 इसी तरह से लाइन के साइड में रिप्रेजेंटेशन करके लिखना पड़ता है। और इसके रिप्रेजेंटेशन के बाद हमें पता चल गया कि फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ये है और जो हमने सेकेंड लाइन जो बना रहे हैं वो ये बन रही है। दोनों लाइंस कहां पर मीट कर रही है? 10 वाले पॉइंट पे मीट कर रही है। तो इसीलिए हमारे पास इसका जो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है वो 10 आ रहा है। नंबर ऑफ पैंट्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है हमारा 1, 0 है। ये इस तरीके से हमें आंसर लिखना पड़ता है और इससे हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ पैंट्स शी परचेज्ड इज 1 एंड शी डिड नॉट बाय एनी स्कर्ट, क्योंकि स्कर्ट्स का नंबर 0 आ रहा है। तो इसी तरह से हम कोई भी इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं और अब आसानी से हम समझ सकते हैं। ये हमारे फर्स्ट पार्ट में है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जो देखेंगे उसमें इन इक्वेशन को प्रैक्टिकली सॉल्व करना समझेंगे। इसीलिए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी सभी स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब करके और शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन होकर के अपना पढ़ाई आसानी से कर सकें और मैथ्स को आसानी से समझ सकें। और इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करना देखेंगे।